हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जो कि है डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज। तो ये वाला जो मॉड्यूल है वो वाला हम स्टार्ट करेंगे। ये आपको, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, 5 घंटे 18 मिनट का बता रहा है। और इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी भाई, क्या क्या आप सीख सकते हो। बट हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं सब कुछ। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसके थ्रू भी जाएं, एक बार थ्योरी जरूर पढ़ें। बट हम प्रैक्टिकली सब कुछ जितना समझ सकते हैं ऑनलाइन उतना समझने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक स्लाइड बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं आपको एज्योर वर्चुअल मशीन की जो सर्विस है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो वर्चुअल वर्चुअल मशीन की सर्विस क्या है, क्यों हमको चाहिए ये सर्विस, और क्या हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है ये सर्विस, जो कि हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपनीज के अंदर। ऑलरेडी कंपनीज के अंदर सर्विस वगैरह होते हैं, तो क्यों हमको एज्योर वर्चुअल मशीन चाहिए। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्लाउड मॉडल, कि हमारा जो एज्योर पे क्लाउड मॉडल होता है, मतलब एज्योर पे नहीं, बेसिकली क्लाउड पे जो मॉडल्स होते हैं हमारे। तो 3 मॉडल्स होते हैं हमारे क्लाउड पे। सबसे पहला होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमको जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करता है हमको वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मतलब कि हमको वर्चुअल वे में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमको क्लाउड प्रोवाइडर। चाहे वो एज्योर हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपका और कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, जैसे कि एडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है। तो वो जब हमको डायरेक्टली कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसके अंदर हमको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डेवलपर्स के जो टूल्स होते हैं, जिसमें डेवलपर्स को सिर्फ वेबसाइट बनाने की टेंशन लेनी है, कि कोड कैसे बनाना है, कोड कैसे बिल्ड करना है, कैसे टेस्ट करना है। ये सारे टूल्स जब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डायरेक्टली, विदाउट एनी सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग की वरी किए बिना, उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिनको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपको बना बनाया एप्लीकेशन दे दिया जाता है। ठीक है। आप इसको समझ सकते हो, टेक एन एग्जांपल आपका, जैसे गूगल सर्च इंजन है, वो एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो सकता है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया गया। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, लाइक यूट्यूब हो गया, ये सारे वेब एप्लीकेशन हैं, ये आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एज ए यूजर कुछ कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, आपको बनी बनाई चीज मिल रही है जिसको आप यूज कर सकते हो, उसको हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। ठीक है। तो वर्चुअल मशीन क्या है? तो वर्चुअल मशीन हमारी है प्लेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोला जाता है वर्चुअल मशीन को। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर क्या होता है, कि आपका जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है कंपनी का, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको स्विच, राउटर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सर्वर्स, इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपका क्लाउड प्रोवाइडर संभालेगा। आपको सिर्फ संभालना है आपकी जो वर्चुअल मशीन, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट है कि नहीं, इन सब की टेंशन आपको लेनी है। आपका जो हार्डवेयर का फर्मवेयर अपडेट है, बायोस अपडेट है, ये सारी चीजें आपका क्लाउड प्रोवाइडर समझा संभालेगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि वो आपको सारा हार्डवेयर बना बनाया दे रहा है। आपको वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास सारा हार्डवेयर पड़ा है जो आपने मांगा था, वो सारा मैं आपको दे रहा हूँ। आपको 32 GB रैम चाहिए थी, 32 GB रैम वाला हार्डवेयर मैंने दे दिया। आपको 8 वर्चुअल सीपीयू चाहिए थे, 8 वर्चुअल वाला हार्डवेयर मैंने आपको दे दिया। आपका काम है कि उस वर्चुअल मशीन को बनाना उस हार्डवेयर पे, और उस वर्चुअल मशीन को अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करना। इसको समझते हैं आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखता था। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसके अंदर मान लो ये कंपनी है, शर्मा आईटी नाम है इस कंपनी का, शर्मा आईटी समथिंग। ठीक है, इस कंपनी का नाम है शर्मा आईटी। अब इस कंपनी के अंदर आपको एक, सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसके अंदर क्लाउड का कोई भी रोल नहीं है, उसकी बात करें, तो उसके अंदर कैसे होता था, उसके अंदर एक सर्वर रूम होता है। जैसे कि ये सर्वर रूम है, ठीक है, ये आपका सर्वर रूम है। इस सर्वर रूम के अंदर एक रैक लगा हुआ है। ठीक है। ये रैक के अंदर आपको मिल जाएंगे नेटवर्किंग के डिवाइसेस, जैसे कि एक राउटर मिल जाएगा, एक स्विच मिल जाएगा, और एक सर्वर मिल जाएगा। ठीक है।
अब मान लो, अब सर्वर के अंदर हम जाए, मान लो ये सर्वर लगा हुआ है, सर्वर कुछ ऐसा दिखता है, फिजिकल सर्वर कुछ आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सर्वर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के मिल जाते हैं, जैसे कि आपके एचपी का हो गया, फिर आपके डेल का हो गया, ठीक है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आपको सर्वर मिल जाते हैं। अब इन सर्वर के ऊपर आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन्स नहीं बनाते, जब डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो। हाइपरवाइजर, ये एक बेसिक कंसेप्ट है आपका वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। आप एक हाइपरवाइजर इस फिजिकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हो। VMware ESXi एक वन ऑफ द फेमस मोस्ट यूज्ड हाइपरवाइजर है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल किया जाता है इस फिजिकल सर्वर पे, और उसके बाद इसके ऊपर छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स बनाई जाती है, मतलब कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ये आपका सर्वर 1 हो गया, ये आपका विंडोज सर्वर 2012 हो गया, ये लिनक्स का सर्वर हो गया, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब इस रैक के अंदर ही आपका एक राउटर भी लगा है, जो कि ये राउटर है जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है आपको, और इस तरीके से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी काम करती है, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपका जो कंपनी का एडमिन है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो राउटर है वो अप टू डेट रहे, उसका फर्मवेयर अप टू डेट रहे, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर चलता रहे। आपका जो एडमिन है उसका काम है इसके ऊपर जो ये जो फिजिकल सर्वर है, इसका फर्मवेयर अप टू डेट रहे, बायोस अप टू डेट रहे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्टोरेज लगी हुई है वो प्रॉपरली काम करे, ये सारी मेंटेनेंस उसको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये जो फिजिकल रैक है, इसको कूलिंग भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। फिजिकल रैक के अंदर जो आपके राउटर स्विच लगे होते हैं, वो बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर कूलिंग भी चाहिए। अब इन सब में होता है खर्चा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सर्वर बाय करने पड़ते हैं, राउटर बाय करने पड़ते हैं, और बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस बाय करने पड़ते हैं। आपको स्टोरेज बाय करनी पड़ती है, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रॉपरली आपको सैन वगैरह बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर कूलिंग चाहिए, ताकि आपके जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो, गर्म होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए आपको प्रॉपर कूलिंग चाहिए। डिजास्टर रिकवरी के लिए एक बेटर लोकेशन चाहिए, इन केस अगर इस लोकेशन में कोई डिजास्टर हो जाता है तो आपके पास एक सेकेंडरी लोकेशन हो विद, अगर सेम नहीं तो कम से कम इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हैंडल कर सके नया लोड, ठीक है। तो ऐसी आपको एक डिफरेंट लोकेशन चाहिए। उसके बाद ओवर टाइम अपग्रेड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ओवर टाइम अपग्रेड, मान लो, अब मान लो आपने इस ये सर्वर आपने 2012 में खरीदा था, ठीक है। आपने 2012 में ये सर्वर खरीदा, इसके ऊपर आपने अपनी विंडोज सर्वर की मशीन इंस्टॉल कर दी। अब आज, अब आप देखोगे विंडोज सर्वर 2025 भी आ रहा है। तो उस सिनेरियो में मान लो माइक्रोसॉफ्ट बोल देता है कि भाई आपका जो ये ओल्ड सिस्टम है, ये सपोर्ट नहीं करता विंडोज सर्वर 2025, टेक एन एग्जांपल। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आपको एक नया सर्वर खरीदना पड़ेगा, और ये वाला सर्वर तो आपका यूजलेस हो गया, क्योंकि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हो। उसी टाइप, उसी सेम तरीके से आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर आपको, आपकी बड़ी कंपनी है तो मान लो एक की जगह बहुत सारे राउटर लगे हैं, बहुत सारे स्विचेस लगे हैं, तो ये ओवर टाइम पुराने होंगे, तो आपको नए खरीदने पड़ेंगे, उसके अंदर पैसा लगेगा। तो ये जो है मेंटेनेंस, ये जो है ये सारी चीजें, ये सारा हार्डवेयर का जो हेडेक है वो आपका एज्योर आपसे ले लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड, VMware हाइपरवाइजर का अपग्रेड, फिर उसके बाद आपको जो हार्डवेयर अप टू डेट होना चाहिए और प्रॉपरली काम करना चाहिए। उसके बाद रैक आपके प्रॉपरली फिक्स्ड हो, कोई उसमें दिक्कत ना आए, राइट। उसके बाद प्रॉपर कूलिंग हो, इंटरनेट सही हो, ये सारी चीजें आपका एडमिन संभाल रहा है। बट एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर आपका जो इतना हिस्सा है ना, ये सारा मैनेज करता है एज्योर, मतलब कि फिजिकल सर्वर, नेटवर्किंग, उसके बाद आपकी कूलिंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीजें अप टू डेट रहें, बढ़िया कंडीशन में काम करें। इस सारी हेडेक, ये सारी हेडेक आपके एडमिन की नहीं रहती। एज्योर क्या करता है, एज्योर आपको बोलता है कि भाई मैं आपको प्रॉपर वर्चुअलाइजेशन करके दूंगा, ठीक है। आपको प्रॉपर हार्डवेयर, अच्छा सा हार्डवेयर दूंगा, अच्छी सी आपको स्टोरेज दूंगा, सब कुछ अच्छा अच्छा करके दूंगा,
और मेक श्योर करूँगा कि सारे हार्डवेयर के ऊपर वर्ज़न अप टू डेट रहे, सिक्योरिटी रिस्क ना हो कोई, नेटवर्किंग आपकी अच्छी रहे, इवन डिज़ास्टर रिकवरी भी हो। इन केस अगर ये डाटा सेंटर डाउन हो जाता है एज़्योर का, तो एज़्योर के पास तरीका होता है डिज़ास्टर रिकवरी का, जिसके अंदर आपका ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह पे मूव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो सर्विसेज़ हैं अप ही रहेंगी, इंटर सर्विसेज़ डाउन नहीं होंगी। ठीक है? तो इसके अंदर आप क्या करते हो, आपका जो एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो बेसिकली क्या करता है, बेसिकली एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन करता है। एज़्योर पोर्टल में जाके वो सर्विस चूज़ करता है, वर्चुअल मशीन वाली सर्विस, ठीक है? उस पे क्लिक करता है और उस पे जाके आपकी वर्चुअल मशीन इस तरीके से क्रिएट करता है। अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के दौरान इस एडमिन को बताना पड़ता है, मतलब कि ये एडमिन जब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा है, तो इसको बताना पड़ेगा इस वर्चुअल मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ करनी है, लिनक्स यूज़ करनी है, मैक यूज़ करनी है, कौन सा। उसके बाद इसको बताना पड़ता है भई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कितनी रैम असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? मान लो 2 जीबी, कितने वर्चुअल सीपीयू असाइन करना चाहता हूँ, मान लो 1 वर्चुअल सीपीयू, कितनी स्टोरेज असाइन करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपका एडमिन यहाँ पे बताता है और बैक एंड में एज़्योर ये सब कुछ के हिसाब से आपको ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करके देगा, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो इतना हिस्सा है, ये सारा हिडन होता है। मतलब आपको नहीं पता कि किस डाटा सेंटर में, अब जैसे मान लो आपने चूज़ किया इंडिया में मुंबई रीजन, ठीक है? मुंबई रीजन के अंदर मैं अपनी मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब उस लोकेशन में आपको नहीं पता मुंबई में किस जगह पे एज़्योर का डाटा सेंटर है जहाँ पे आपकी मशीन क्रिएट हो रही है। आपको सिर्फ़ पोर्टल पे आपकी मशीन दिखेगी, बस। मशीन पे कितनी रैम है, मशीन पे क्या आईपी एड्रेस है, मशीन पे क्या आपने सेटिंग्स की हैं, डिज़ास्टर रिकवरी, बैकअप वगैरह के क्या ऑप्शन, आपको यही सेटिंग्स दिखेंगी। आपको ये नहीं दिखेगा कि भई कौन-सा फिज़िकल सर्वर यूज़ किया जा रहा है, डेल का है, एचपी का है, नहीं। ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सारा हिडन होता है। आपको सिर्फ़ वर्चुअल मशीन दिखेगी और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विंडोज़ का अपडेट है, उसको इंस्टॉल करना टाइमली मैनर में, वो आपके एडमिन का काम है। उसके बाद अगर इस वर्चुअल मशीन पे कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली अपडेट करना, वो इस एडमिन का काम है। इस वर्चुअल मशीन पे कोई सेटिंग करनी, जैसे कि कोई ड्राइवर अपडेट करना या फिर मान लो कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फायरवॉल रूल एडिट करना सर्वर के, वो सारा काम आपके एडमिन का काम है, ठीक है? एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वर्चुअल मशीन को हैंडल करना है। पीछे जो है बैकएंड में वर्चुअलाइजेशन वगैरह वो सब कुछ आपका एज़्योर करेगा आपके लिए। तो ये थोड़ा ईज़ी कर देता है आपके एज़ एन एडमिन आपको मशीन को हैंडल करना। अब देख लेते हैं, जब हम मशीन बनाते हैं ना एज़्योर की, एज़्योर पे वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो कुछ रिसोर्सेज़ डिप्लॉय करते हैं, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जब जब आपने डिसाइड किया भी मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊँगा, तो एज़्योर सिर्फ़ एक वर्चुअल मशीन नहीं बना के देता, उसके साथ कुछ और रिसोर्सेज़ भी डिप्लॉय करता है आपके लिए, जो कि डिपेंडेंट हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं। अब ऐसे नहीं है कि भई आपने एक मशीन बना दी अकेली, नहीं। अब मशीन को इंटरनेट भी चाहिए, तो उसके लिए बाकी रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एज़्योर के ऊपर जब आप मशीन बनाते हो, तो उसके साथ कुछ और रिसोर्सेज़ भी डिप्लॉय किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि एज़्योर पे आप कुछ भी बनाओगे, वो एक रिसोर्स कहलाया जाएगा, ठीक है? तो आपने डिसाइड किया यहाँ पे आपने एक मशीन बनानी है, तो एज़्योर क्या करेगा? एज़्योर एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, एक एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क भी बनाएगा, एक सबनेट भी बनाएगा, ठीक है? उसके बाद उस मशीन को एक नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड भी चाहिए ताकि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल सके उसको। उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हो आप अगर चाहते हो, ठीक है? ऑप्शनल है ये, पर हाँ, दे सकते हो, ये भी एक रिसोर्स है। उसके बाद आप उसको एक स्टोरेज भी दोगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या-क्या है? एज़्योर वर्चुअल मशीन का नेटवर्क जो है, एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं इसको, ये रिक्वायर्ड है। अगर ये आपको आपका डिप्लॉय होगा ही होगा, जब आप मशीन बनाओगे। सबनेट आपका बनेगा ही बनेगा जब आप मशीन बनाओगे। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपका बनेगा ही बनेगा जब मशीन बनाओगे। नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड भी बनेगा, स्टोरेज भी बनेगी, ठीक है? बट ये जो आईपी एड्रेस वाला ऑप्शन है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस, ये ऑप्शनल है। ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप इसको पब्लिक आईपी एड्रेस देना चाहते हो कि नहीं, ठीक है? और ये क्या होते हैं ये सारे के सारे, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, वर्चुअल नेटवर्क क्या है, सबनेट क्या है, ठीक है? ये सब कुछ हम समझेंगे कमिंग वीडियो में, बट इस तरीके से आपका जो है एज़्योर का रिसोर्स डिप्लॉय किया जाता है।
अब इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था थ्योरेटिकली भी क्यों हमको एज़्योर की वर्चुअल मशीन्स चाहिए और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखो तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी एज़ एन एडमिन। एज़ एन एडमिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हुई भई, आपको हेडेक नहीं है किसी स्पेशल चीज़ की, ठीक है? एज़ एन एडमिन आपको ये सारे चीज़ की टेंशन ही नहीं है, इतने हिस्से की। हालाँकि आपको इंटरनेट तो लेना पड़ेगा इन कंपनी के अंदर, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेट सिस्टम नहीं होगा जितना जब आपके पास ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है? आपकी सिर्फ हेडेक रहेगी इस पार्ट की, बस। आपकी क्या-क्या चीज़ें बच गई? आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं खरीदनी पड़ी स्पेशल, आपको कूलिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ास्टर रिकवरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नई लोकेशन नहीं खरीदनी पड़नी कंपनी को, पैसे बचेंगे उधर, राइट? ओवर टाइम अपग्रेड की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी जो मशीन है, एक इस तरीके के हार्डवेयर पे बनी हुई है, राइट? अब कल को मान लो आपको पता लगता है कि मेरे को ज़्यादा रैम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस साइज़, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है? इंस्टेंस साइज़, आप इंस्टेंस साइज़ को बढ़ा के बोल सकते हो कि भई मेरे को इस मशीन पे अब 2 जीबी रैम नहीं चाहिए, मेरे को 32 जीबी रैम चाहिए। तो इंस्टेंस साइज़ इंक्रीज़ करोगे, इसकी 2 जीबी रैम से 32 जीबी रैम हो जाएगी सीधी। हालाँकि आपको उसके अंदर पावर ऑफ करना पड़ता है मशीन को, जो कि मेक सेंस भी करता है क्योंकि आप हार्डवेयर में चेंजेस कर रहे हो, बट इट इज़ स्टिल बेटर। आप स्टिल पैसे बचाओगे एज़ कम्पेयर टू जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे थे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और ये बेनिफिट मिलता है आपको एज़्योर पे अगर आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करते हैं और प्रैक्टिकली आपको दिखेंगे भी कि कैसे-कैसे ये जो रिसोर्सेज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाए ना सारे के सारे, कैसे-कैसे ये सारे के सारे रिसोर्सेज़ आपके दिखते हैं पोर्टल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।